Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Um, okay. So we were discussing about the 802.3 मैक फ्रेम। तो इसमें क्या था कि इसमें जो पहला जो प्रीमेबल और एसएफडी है, दैट इज स्टार्ट फ्रेम डिलिमिनेटर फ्लैग 1 बाइट का, ये जो 8 बाइट का जो फील्ड है, ये आपका फिजिकल लेयर में एज ए हेडर ऐड होता है। हालांकि ये फ्रेम का पार्ट है, लेकिन ये काम फिजिकल लेयर का ही है। और ये जो प्रीमेबल है, ये बताता है कि सेंडर और रिसीवर को एक टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन के काम में ये यूज होता है। ये कैसे करता है? बाय अल्टरिंग द बिट सीक्वेंस। जो 756 बिट्स जो इसमें सेंड होता है ड्यूरिंग दिस वंस एंड जीरोस, बाय अल्टरनेटिंग द वंस एंड जीरोस इट सीक्वेंस द क्लॉक स्पीड ऑफ द रिसीवर। जनरली ये 5 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से ये सिंक्रोनाइज करता है, क्लॉक को सेट करता है। और उसके बाद वंस द एसएफडी byte is reached and the last 2 bits of the SFD is has reached, तो वो सिग्नल देता है रिसीवर को कि नाउ द डेस्टिनेशन एड्रेस, द नेक्स्ट फील्ड इज द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड यू प्रिपेयर टू कैच इट। इसको आप देखिए, अगर आपका एड्रेस है तो आप हायर लेयर्स को जो डेटा पैकिंग है, जो लेंथ और टाइप ऑफ सर्विस ऊपर देने का है, तो यू फॉरवर्ड इट टू द हायर लेयर्स। और इफ इट इज नॉट, यू चेंज द डेस्टिनेशन एड्रेस to your destination address, you copy it, you make it, you reframe it, you copy the destination address and put change the source address by your address। अपने एड्रेस को फ्रेम को रिसीव कीजिए, अनपैक कीजिए, सोर्स एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दीजिए और फिर से जो डेस्टिनेशन जिस जगह के लिए वो आया है उसको एज इट इज रख के और उसको फॉरवर्ड कीजिए। In this way, the frame, the packet that is being divided into pieces as frames goes from hop to hop। और साथ में इसमें डेटा पैडिंग का भी सिस्टम है, जिसमें अगर हमको देखेंगे हम लोग एक स्लाइड में कि अगर जो अपर लेयर लॉजिकल लिंक लेयर से जो डेटा आ रहा है उसका साइज कितना होना चाहिए और एक मिनिमम फ्रेम लेंथ कितना होना चाहिए। साथ में इसमें सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, जो कि चेक करता है कि जो फ्रेम आया है कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लॉस, दैट इज नॉइज और एटेन्यूएशन और एनी काइंड ऑफ थिंग। तो ये चेक करता है कि कहीं पे फ्रेम में कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुआ है, किसी बिट्स में अल्टरनेशन तो नहीं हुआ है, सिग्नल जो बनाया गया है बिट्स को सिग्नल में तब्दील किया गया है, तो सिग्नल में कहीं अल्टरनेशन तो नहीं आया है। तो ये एक मैथमेटिकल मैकेनिज्म है जिससे वो चेक करता है कि जो मेरा जो फ्रेम आया है वो इंटैक्ट है। सो नेक्स्ट में जाते हैं, कितना मिनिमम होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड IEEE 802.3 जो स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि इट शुड बी मिनिमम पेलोड शुड बी 46 बाइट्स। तो ये मेरा हेडर पोर्शन है और ये मेरा ट्रेलर पोर्शन है। हम लोग डिस्कस किए थे डेटा लिंक लेयर में और प्लस टीसीपी आईपी में कि जो मैक फ्रेम है उसमें एक हेडर ऐड होता है और एक ट्रेलर ऐड होता है। तो यही वो ट्रेलर है जो सीआरसी के रूप में हम लोग ऐड करते हैं, जो चेक करता है कि सिंक्रोनाइजेशन सही सही है कि नहीं, कहीं कुछ लॉस है कि। 4 बाइट का ये होता है। और साथ में ये हेडर है जो इसमें हम लोग डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और जो पैकेट के इंफॉर्मेशन वो हम लोग पुश करते हैं। यही वो जो पैकेट है जो लॉजिकल लिंक लेयर से बन के आता है। टोटल ये 18 बिट का 6 6 12 12 एंड 2 14 14 एंड 4 18 18 बाइट्स का ये जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है जो इनकैप्सुलेशन के दौरान ऐड किया जाता है, तो ये इसको अगर हटा दें तो मिनिमम हमको चाहिए 46 बाइट्स। दिस टोटल अमाउंट इज 64 बाइट्स। दिस इज द मिनिमम मैक फ्रेम लेंथ। अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमको मिनिमम एलएलसी से हमको 46 बाइट्स का चाहिए और मैक्सिमम इट इज 1500 बाइट्स। दैट इज इतना है मैक्सिमम हम दे सकते हैं किसमें इसमें। अगर ये 46 से कम है, so if the data that is being passed from the LLC layer, if it is less than 46 bytes, then the extra thing is given by padding। उसको कम से कम 46 बनाना ही पड़ेगा। तो it is the restriction, it is the standard being imposed by the IEEE 802। तो इसी तरह से पूरा मैक फ्रेम पैक्ड होता है।
तो मैक्सिमम फ्रेम मिनिमम फ्रेम लेंथ हमें क्या पता चला 64 बाइट्स एंड मैक्सिमम जो है 1518 बाइट्स. दिस इज इंक्लूडिंग द हेडर्स एंड द ट्रेलर्स. बोथ द फिगर्स आर इंक्लूडिंग द हेडर्स एंड द ट्रेलर्स. अब ये 512 बिट जो है ये जो i0802 जो स्टैंडर्ड है 512 बिट जो है वो मिनिमम फ्रेम लेंथ है जो सेंड होना चाहिए. उसका बहुत सारा कारण है जो हम लोग आगे डेटा लिंक लेयर जब डिटेल से स्टडी करेंगे उसमें थोड़ा देखेंगे. अब आता है कि ये जो एड्रेसिंग जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है वो जो इथरनेट में होता है वो क्या होता है. व्हाट आर दोस एड्रेसेस. So these addresses are called basically MAC addresses. So these addresses are burned into the NIC card, network interface card of the device. इस तरह का डिवाइस होगा, आपका रूटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, आपका कोई एक सिंपल मॉडेम हो सकता है, किसी भी तरह का जो भी डिवाइस नेटवर्क से प्लग इन हो रहा है तो उसका अपना एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए. एंड दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ए हेक्साडेसिमल कोड. एक हेक्साडेसिमल कोड है जो कि 12 हेक्स डिजिट से बना हुआ होता है. That is, it is the length of the address is 48 bits. अब इसको बांटा गया है अलग अलग पोर्शन में. कुछ पोर्शन इसका जो है जो 24 बिट्स जो है ये वेंडर असाइन होता है. ये वो नंबर होता है जो आपके सिस्टम को नेटवर्क में फिजिकल आइडेंटिफाई करता है. ये वेंडर द्वारा दिया गया नंबर है, ये परमानेंटली होता है. हालांकि कुछ सिस्टम जो है जैसे कि मशीनटोस में आप इसको क्या कहते हैं रेप्लिकेट कर सकते हैं. वर्चुअल इथरनेट एड्रेस ले सकते हैं. सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज यू टू टेक वर्चुअल इथरनेट एड्रेस, बट इन जनरल केस इट इज ऑलवेज वेंडर असाइन. सो पहला 24 बिट्स जो है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट. दिस वन इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वेंडर के द्वारा दिया हुआ होता है. अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग नंबर होता है. और इधर का जो 24 बिट्स है इसमें 3 फील्ड है. तो पहला फील्ड है I/G. तो I का मतलब है इंडिविजुअल और ग्रुप बिट. दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये बिट एक बिट का होता है, इट इज 47 बिट. और ये दो चीज को निरूपित कर सकता है. आइदर इट कैन बी ए ये बताता है कि वो जो मैक एड्रेस जो पूरा एड्रेस है वो किस तरह का एड्रेस है. कि ये अगर हम हेडर में डाल रहे हैं एड्रेस, हम सोर्स से डेस्टिनेशन बना के हेडर में डाल रहे हैं तो क्या ये सोर्स पोर्शन में ये एड्रेस दिखेगा या नहीं दिखेगा. इफ I इज इक्वल टू 0 दैट इज ग्रुप बिट. I और G बिट इज इक्वल टू 0. अगर ये बिट 0 हो जाता है तो ये बताएगा कि ये सोर्स इसका एड्रेस मैक एड्रेस जो है सोर्स एड्रेस में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा. और अगर ये 1 है, if the highest bit is 1, अगर ये 1 है that means the overall address is it is coming from a broadcast station, or it is coming from a station who is doing multicast, जो बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहा है. तो ये पहला बिट ये बताता है कि वेदर अगर ये 0 है बताता है कि ये सोर्स एड्रेस में ऐड होगा या नहीं होगा. दैट इज द मैक एड्रेस सोर्स एड्रेस में ऐड होगा या नहीं होगा. दूसरा बिट अगर ये 1 है, दूसरा बात अगर ये 1 है तो ये बताता है कि ये जो एड्रेस है ये ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है या मल्टीकास्टिंग एड्रेस है. मतलब जो भेज रहा है वो अपना एड्रेस जो लगा रहा है, मैक फाइल जो मैक फ्रेम जो बन रहा है, तो वो क्या जो सोर्स जो बना रहा है तो वो क्या ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम बना रहा है या मल्टीकास्टिंग फ्रेम बना रहा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट बिट 0 है या 1 है. दूसरा आता है G and L. G stands for globally administered, और इट इज ऑल्सो सेड एज यूनिवर्सल. U/L, कभी कभी इसको U/L से भी निरूपित करते हैं. सो ग्लोबली और यूनिवर्सल. एंड L stands for लोकल. ग्लोबल अगर ये बिट 0 है दैट मीन्स इट इज ग्लोबल. दैट मीन्स इट इज ग्लोबली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन मान लीजिए, या फिर हमारा आर्मी का जो सिस्टम से कोई कम्युनिकेशन अगर आएगा, आर्मी का जो सिक्योर नेटवर्क का सिस्टम से आएगा, उनका नेटवर्क का जो कार्ड होता है वो प्रॉपर वेंडर ही उसको भेजते हैं. और वो वेंडर इस तरह से ये बना के भेजते हैं ताकि वो एक ग्लोबली रजिस्टर्ड एडमिनिस्टर्ड एड्रेस से ही आ रहा हो. अगर आर्मी का कोई क्या कहते हैं कंप्यूटर से अगर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका 46 बिट जो है वो 0 होगा. मतलब वो अंडर द सुपरविजन है बिट. वो पूरा फ्रेम वहां से जो भी कम्युनिकेशन होगा उसका सारा फ्रेम अंडर द सुपरविजन. दूसरा है अगर ये 1 है दैट इज इट इज लोकल गवर्नमेंट का बनाया हुआ, लोकली गवर्नमेंट गवर्नड एंड एडमिनिस्टर्ड एड्रेस. मतलब
आसपास का कोई जो गवर्नेंस है, जो आपका यहाँ का सिविक इन द सिविल जोन, अगर कोई ऐसा गवर्नेंस है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, फॉर दैट यू कैन सेट दिस एज 1। तो ग्लोबल के लिए इसको 0 एंड लोकल के लिए इसको 1। तो ये जो एड्रेस है, इसी एड्रेस के जरिए जो सारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाता है, फिजिकल एड्रेस। दिस मैक एड्रेस इज यूनिक एंड इट इज यूनिक फॉर एवरी सिस्टम। इवन आपका जो छोटा से छोटा मोबाइल कहिए, या फिर आपका अगर वायरलेस एलेक्सा कहिए, या फिर कहिए आपका जो आजकल अमेजन में आता है, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इट हैज टू गॉट a physical identity, and that identity is given by the MAC address, और बेटर टू से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जो उसका जो एड्रेस, फिजिकल एड्रेस दिया था, उसी से मिलता है। एंड बेसिकली इट इज ऑफ 48 बिट्स। अब ये एड्रेस जो है वो 3 तरह का हो सकता है। पहला है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड द लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट एड्रेस कब होगा? जब फर्स्ट बाइट, इट इज हायर ऑर्डर बाइट जो है, उसका लास्ट बिट, जब हायर ऑर्डर जो एड्रेस है उसका अगर लास्ट बिट 0 है देन इट इज यूनिकास्ट, और उसका अगर लास्ट बिट 1 है देन इट इज मल्टीकास्ट। तो यहाँ 2 बिट्स था और यहाँ पे 1 बिट है, तो इन दोनों से हमको पता चलता है, ये लास्ट बिट से पता चलता है ये मल्टीकास्ट, यहाँ से पता चलता है ये मल्टीकास्ट आ कहाँ से रहा है, दैट इज ग्लोबल और लोकल, और यहाँ से पता चलता है ये भी बिट ऑन हो जाएगा कि अगर ये इंडिविजुअल और ग्रुप बिट अगर ये 1 हो जाता है, दैट इज इट इज ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। मतलब इन केस ऑफ मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, दिस बिट एंड दिस बिट हैज टू गॉट बी 1, दोनों को 1 होना पड़ेगा। बाकी जो बिट्स है वो अपना इंफॉर्मेशन जैसा कैरी करेगा वैसा। मल्टीकास्ट का मतलब है कि एक सोर्स है और सिलेक्टेड सम डेस्टिनेशन है जिसके पास इंफॉर्मेशन जाना है। यूनिकास्ट का मतलब है इट इज 1 to 1 कम्युनिकेशन, एक एड्रेस दूसरे फिजिकल एड्रेस से यूनिकली कम्युनिकेट कर रहा है। और ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि नेटवर्क में जो भी प्लगइन है वो सारे सुन सकते हैं, कि कोई भी सिग्नल आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, वो सारे सुन सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। सबके लिए होता है, किसी खास इथरनेट आईडी के लिए वो नहीं होता। So the least significant bit of the first byte defines the type of the address. If the bit is 0, the address is unicast, otherwise it is multicast. Broadcast destination address is a special case of multicast address in which all bits are 0. तो अगर ये ब्रॉडकास्ट होगा तो इसमें ये सारा बिट जो है वो 1 हो जाएगा टोटल, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज इन द पेलोड, उसको छोड़ के सारा 1 हो जाएगा। दैट इज द सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो सारा 1 हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है कि 3 तरह का एड्रेस है। तो एक है ये ए बी एंड सी। तो इसमें अगर हम देखें कि विच इज यूनिकास्ट एंड विच इज मल्टीकास्ट एंड विच इज ब्रॉडकास्ट, तो इफ यू सी दैट, तो पहला जो इसका जो है दैट इज 4A, तो लास्ट बिट इसमें A है। अगर A को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें सो इट इज 0। 0 का मतलब है इट इज यूनिकास्ट, क्योंकि वहां अगर 1 होता तो वो मल्टीकास्ट होता। साथ में दूसरा वाला ऑप्शन में ये 7 है, तो 7 अगर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 1 1 1 आएगा। सो इसका जो लास्ट बिट है, पहला जो 4 है उसका भी 4, तो 4 4 मिला के 8 हो गया। ये जो 1 है ये लास्ट बिट है ऑफ द फर्स्ट बाइट एंड इट इज 1, दैट इज व्हाई दिस मल्टीकास्ट। एंड ये जो है इसमें सारा F है, इसका मतलब ये ब्रॉडकास्ट। तो कोई भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस का अगर हम मैसेज बनाते हैं तो उसका सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो F में तब्दील हो जाता है। मतलब वो सबके लिए है, कोई बाइफर्केशन नहीं है। मतलब ये जो फील्ड्स है ये बाइफर्केशन के लिए है कि किस तरह के इथरनेट के पास जाना है। तो अगर सबके पास जाना है तो रैंडमली इसको बाय डिफॉल्ट सबको 1 बना दिया जाता है, कुछ भी इसमें 0 नहीं रहता है। दूसरा एग्जांपल कि अगर ये मैसेज एंट्री करेगा किसी फ्रेम बफर में, किसी रिसीवर का फ्रेम बफर में, तो कहाँ से एंट्री करता है? इट एंटर्स फ्रॉम द हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो द हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रेड फर्स्ट, क्योंकि यहीं से हमको पता चलता है कि ये किस तरह का मैसेज है, ये मल्टीकास्ट है या किस तरह का ग्रुप से आ रहा है।
that is whether it is coming from an individual group or it is global or locally administered. Next section was about the what उसका जो OUI नंबर है, that is यूनिक नंबर, उससे पता चलता है। तो ये पहले फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट स्टार्ट्स पिकिंग द बिट्स। तो इसके आधार पे वो चेक करता है कि ये जो एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करता है कि किस नोड से वो आ रहा है। अब है कि कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट। तो इथरनेट जो पहला इथरनेट बना उसका दैट इज जनरली नेम्ड एज स्टैंडर्ड इथरनेट। तो वो 4 तरह का बेसिकली बना। पहला है 10/5, 10/2, 10/T एंड 10/F। तो ये 10/5 जो है वो बस एंड थिक कोएक्सियल केबल से एस्टैब्लिश हुआ। दूसरा स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिश हुआ वो बस, वो भी दोनों से। 10/T जो है वो स्टार इम्प्लीमेंटेड, स्टार टोपोलॉजी के लिए वो इम्प्लीमेंट हुआ। 10/F जो है वो स्टार में ही इम्प्लीमेंट हुआ बट विद फाइबर। लोग देखेंगे इसको इन डिटेल्स, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ इथरनेट पहला बना था उसमें कुछ लाइंस दैट इज द फिजिकल लेयर में क्योंकि जब भी 802 का बात करते हैं दैट इज IEEE 802 स्टैंडर्ड, वो 2 लेयर पे अपना बात रखा है। एक है डेटा लिंक लेयर, दूसरा है फिजिकल लेयर। हम लोग पहले ही स्लाइड में इसको देख चुके हैं। फिजिकल लेयर में वो क्या बताया है कि ये किस तरह से होगा। तो बताया है कि उसको जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन 0 और 1 के स्ट्रीम में आ रहा है, दैट हैज टू बी encoded. So whenever data is being passed to the in the form of 0 and 1 to the lower layer, it has to be it is the work of the physical layer to encode the data. So we have different types of encoding schemes. So what is encoding? It is basically conversion of data to signal. डेटा को सिग्नल में हम कैसे तब्दील करें। डेटा को सिग्नल में तब्दील करने का जो काम है वो कौन करता है? वो फिजिकल लेयर करता है। डेटा लिंक लेयर में हम डेटा को जो पैकेट्स आ रहा है उसको हम लोग छोटे चंक में बनाते हैं, जिसको फ्रेम्स बनाते हैं। तो जब एक पूरा फ्रेम बन जाता है इंक्लूडिंग तो फ्रेमेबल और SFD बाद में ऐड करेगा इन द फिजिकल लेयर से, लेकिन जब पूरा पेलोड ऊपर से फिजिकल लेयर के पास आता है तो फ्रेमेबल और SFD ऐड करने के साथ उसको एनकोड करता है। दैट इज इट कन्वर्ट्स द होल स्ट्रीम ऑफ बिट्स into a form of that can be handed over to the transmission medium। जिस तरह का मीडियम से वो कनेक्टेड, गाइडेड अनगाइडेड, किस तरह का केबलिंग से वो कनेक्टेड। तो इट डिपेंड्स कि हम डेटा का जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स को जो है वो उसको हम सिग्नल में कैसे तब्दील करते हैं। इट इज ए होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल लेयर, थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो ये मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है 802। क्या है ये स्कीम? अच्छा, जब हम ये एनकोडिंग करते हैं, सो व्हेन वर्किंग विथ baseband transmission, we have some challenges, we have some issues that need to be taken care of, and that is taken care by the Manchester encoder. क्या है वो issues? So consideration for क्या लिखा है यहाँ पे, choosing a good signal element। क्या क्या हम सिग्नल एलिमेंट चूज कर सकते हैं। सो सिग्नल डेटा को जब सिग्नल एलिमेंट में हम डालते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड एनकोडिंग, लाइन एनकोडिंग। तो पहला जो शर्त है, पहला जो बात इसमें आता है, इट इज कॉल्ड बेसलाइन मेंडरिंग। सो रिसीवर विल इवैल्यूएट द एवरेज पावर ऑफ द रिसीविंग सिग्नल कॉल्ड द बेसलाइन। तो सिग्नल हमारा जो आ रहा है एवरेज पावर निकाला जाता है एंड यूज दैट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इनकमिंग डेटा एलिमेंट्स। उस एवरेज पावर से वो इनकमिंग डेटा एलिमेंट्स को वो निकालता है। इफ द इनकमिंग सिग्नल डज नॉट वेरी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द बेसलाइन विल ड्रिफ्ट and thus cause errors in the detection of the incoming data elements। तो 0 और 1 का बिट्स क्या होता है? अप एंड डाउन होता है। तो बहुत देर तक अगर जीरो, अगर सबका एवरेज अगर निकाला जाए, बहुत देर तक अगर सिग्नल अगर हाई लेवल या लो लेवल पे रह जाता है, इफ इट इज इन द 1 और इट इज इन द 0 स्टेट, तो एक सिग्नल उसको कहते हैं बेसलाइन मेंडरिंग। मतलब उसका एवरेज जो है वो कोई एक सब्सटैंशियल फिगर बन के नहीं आ रहा है, वो बराबर हो सकता है ऐसा सिग्नल को सब्सिक्वेंट जीरोस आ रहा हो सिग्नल में, क्योंकि जो डेटा है उसी में जीरोस है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, जब उसको सिग्नल में तब्दील करेंगे तो हो सकता है कॉन्सिक्यूटिव सिग्नल में जीरो ही आता रहे, या फिर वो हो सकता है लगातार 1 आता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल में सिग्नल ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 1 है। लेकिन वहां से इनपुट जो हो रहा है वो तो जो 0 और 1 जो बिट्स है वो तो सिग्नल में तब्दील हो रहा है। लेकिन अगर बिट्स ही लगातार 0 है
और उसको हम सिग्नल में तब्दील कर दें तो सिग्नल जो है एक कांस्टेंट फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में तब्दील लगभग हो जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ सिग्नल, दैट टाइप ऑफ ड्रिफ्टिंग इज कॉल्ड बेस लाइन वंडरिंग और ड्रिफ्टिंग। इससे पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ कब 0 से 1 हुआ, कब 1 से 0 हुआ। तो सिग्नल का जो एवरेज पावर है वो नीचे गिर जाता है। तो इसमें एक अच्छा चीज ये होना चाहिए कि गुड लाइन एन्कोडिंग स्कीम विल प्रिवेंट लॉन्ग रन्स ऑफ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज लगातार कोई 0 नहीं होना चाहिए, लगातार कोई 1 नहीं होना चाहिए। मतलब हम जब डेटा को सिग्नल में इम्पोज करते हैं, देयर शुड बी चेंज, there should be change even if it is zero, and the change has to be notified कि ये फिर से 0 है, ये फिर से 0 है, ये फिर से 0 है, ये चेंज पता रहना चाहिए। और इस चेंज को डालने का जो स्कीम है दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग स्कीम, कि हम डेटा को सिग्नल में, इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल लेयर के अंदर जाने की आवश्यकता है। जहां तक कोशिश होता है we will try to understand this. Next aspect is DC components. When a voltage level remains constant for a long periods of time, there is an increase in the low frequencies of the signal. Most channels are band pass and may not support the low frequencies. तो हम लोग जो channels use करते हैं, that those channels are called band pass. That is दो तरह का चैनल, यहाँ भी दो बात आ जाता है, एक पास बैंड, that is low pass and band pass. तो इसको हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा हम इस पे कवरेज देंगे ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा सिग्नल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो। सो एनीवे, तो अभी के लिए इतना ही समझो कि लो पास चैनल जो होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड रीचेस अप टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो चैनल है दैट इज द फिजिकल मीडियम, अगर उसको हम 0 फ्रीक्वेंसी से सपोज 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, 100 मेगाहर्ट्ज का, 99 मेगाहर्ट्ज का या 100 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ उसके पास है, लेकिन उसको कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 100, then it is treated as low pass channel, that is in the base band. अगर उसी 0 से 100 को अगर हम शुरू ही करें 200 to 300, then it becomes a band pass, that is हम उस बैंडविड्थ को यूज कर रहे हैं लेकिन not from lower frequency, it is taken from any slot, frequency slot in the higher, in somewhere in between the supported frequency range. So अगर चैनल को हम उस तरह से ट्रीट करते हैं तो that becomes a band pass. अगर चैनल को from the low हम सिग्नल को भेजना चाहते हैं, that becomes that from the low भेजना चाहते हैं तो that becomes a band pass. And अगर उसको हम हायर पे करना चाहते हैं then it becomes a broadband. तो देखेंगे इसमें थोड़ा डिटेल्स। तो अगर वोल्टेज लेवल एक बहुत समय तक कांस्टेंट हो जाए, दैट इज कंसेक्यूटिव जीरोस एंड वंस, वोल्टेज लेवल अगर कांस्टेंट हो जाए तो सिग्नल जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट करते चला जाता है। हम लोग थोड़ा ये भी देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि आप देखे होंगे डिजिटल सिग्नल में एक दो बार से बना हुआ होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। सो टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए, तो विद इन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम द सिग्नल जो हॉरिजॉन्टल है उसको ये मान सकते हैं कि सिग्नल एक समय के लिए इस वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर वर्टिकल बार का हिसाब लगाया जाए तो नो टाइम द सिग्नल रीचेस ए पर्टिकुलर वैल्यू, दैट मींस इट इज शोइंग ए इनफिनिट फ्रीक्वेंसी। सो तो इस तरह से अगर दोनों बार का अगर हम जोड़ समावेश मिला के चले एक डिजिटल सिग्नल में, स्क्वायर वेव जो होता है, तो देखा जा रहा है कि इसमें इनफिनिट फ्रीक्वेंसीज का संभावना है। तो लेकिन अगर बहुत देर तक कोई वोल्टेज लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे, दैट इज कॉन्सेक्यूटिव जीरोस, कॉन्सेक्यूटिव वंस पे अगर मेंटेन हो रहा है, देन डीसी कंपोनेंट्स मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो आना शुरू हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द डीसी कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसमीटर सिग्नल। अगर बहुत ज्यादा डीसी कंपोनेंट लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई वी गो फॉर द मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम, जिसमें डीसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि बेस लाइन वंडरिंग ना हो। जब हम डेटा को सिग्नल बना रहे हैं तो सिग्नल ऐसा हो कि उसमें कॉन्सेक्यूटिव जीरो अगर है भी, अगर डेटा में कॉन्सेक्यूटिव जीरो है भी, तो सिग्नल जब बने तो हर जीरो यूनिकली आइडेंटिफाई हो कि अब फिर से जीरो, अब फिर से जीरो। दूसरा कि अगर कॉन्सेक्यूटिवली सिग्नल का जो एक वोल्टेज लेवल है वो एक जैसा फिक्स नहीं होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोस और वंस। ये दूसरा हमारा टारगेट है। तीसरा है कि सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, that is the clock at the sender and the receiver must have the same bit interval. If the receiver clock is faster or slower, it will misinterpret the incoming bit stream. कैसे? थोड़ा देखते हैं इसको।
यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये जो है हमारा क्लॉक लाइन है, डॉटेड लाइन जो है वो क्लॉक लाइन, तो भेजा गया था ये सिग्नल। सो ये जो वर्टिकल अभी जो मैं बात कर रहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इट इज द पर्टिकुलर वोल्टेज, और ये जो वर्टिकल है, that bar resembles that in no time the voltage is increasing to a particular value. So in no time when a particular value, that means it resembles, this vertical bar resembles infinite signal, whereas the horizontal bar uh, resembles a finite frequency. So finite to infinite, so इसका मतलब डिजिटल का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इनफाइनाइट। अब आते हैं इसके सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट। तो अगर सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये सेंड कर रहा है इस क्लॉक टाइमिंग पे, मतलब अगर रिसीवर है वो इसका हाफ क्लॉक टाइमिंग या 3/4 क्लॉक टाइमिंग रखता है, इसका मतलब कम समय में वो लगभग 2 सिग्नल रीड कर लेगा, जबकि वो भेज ही रहा है एक सिग्नल। इतने समय में वो एक सिग्नल भेज रहा है, अगर रिसीवर का क्लॉक स्लो है तो वो ज्यादा सिग्नल रिसीव करेगा, तो वो इस सिग्नल को ओवर डेटा की तरह रिसीव करेगा। मतलब भेजा गया है 10110001, लेकिन वो इसको ज्यादा डेटा के रूप में इंटरप्रेट करेगा। एक तरह से जो डेटा का जो पोजीशन है हम सिग्नल पे जो डाल रहे हैं वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है। यही सब स्कीम जो, यही सब चीज नहीं होना चाहिए while we are converting the data bits that is being passed on from the MAC layer to the physical layer while converting it to a signal। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब डेटा कन्वर्ट हो रहा है सिग्नल में तो वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो। तो ये 3 संदर्भ में हम लोग को ख्याल रखना होता है। दैट इज फर्स्ट इज बेसलाइन मॉनिटरिंग, सेकंड इज द डीसी कंपोनेंट्स। बहुत देर तक अगर जैसे फॉर एग्जांपल here it is going for 3 consecutive zeros, it is going for a particular voltage level, तो हो सकता है ये बेसलाइन मॉनिटरिंग का केस हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये किसी कंपोनेंट को बढ़ाए। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में आते हैं कि व्हाट इज मैनचेस्टर एंड व्हाट इज डिफरेंशियल। यहाँ पे जो बदलाव किया गया देखिए आप कि यू कैन इजीली सी मैनचेस्टर एनकोडिंग में जो जीरो को हम एक चेन से दिखाते हैं, 1 को दूसरे चेन से दिखाते हैं, फिर 0 को एक चेन से दिखाते हैं, फिर 0 को फिर चेन से ही दिखाते हैं। हर 0 को एक चेन से दिखाया जा रहा है। देखिए इस 0 को अगर देखिए तो इट इज ए पर्टिकुलर चेंज, दैट इज चेंज ऑफ वोल्टेज ऑफ द सिग्नल। सो अगर बार बार चेंज हो रहा है, so here it is 2 times change, so every time it is identified with a change। तो यहाँ भी एक चेंज दिखाया जा रहा है, यहाँ भी एक चेंज दिखाया है, तो इससे दिक्कत नहीं होगा कि अगर कॉन्सिक्यूटिव जीरोस भी है लेकिन सिग्नल जो है हम चेंज से दिखा रहे हैं, तो बेसलाइन मॉनिटरिंग का चांसेस नहीं आ रहा है। दूसरा, चूंकि हम चेंज से दिखा रहे हैं, डीसी कंपोनेंट भी इसमें हट गया। तीसरा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, क्योंकि हर बार हम चेंज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बिट जो है वो उसका जो क्लॉक है वो चेंज के साथ अपने आप को रीअलाइन करता है। हर चेंज के साथ वो जो बिट टाइमर इन द रिसीवर साइड है वो अपने आप को रीअलाइन कर लेगा। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ इन मैनचेस्टर एनकोडिंग। तो ये आर जो है ये बेसिकली आपका सिग्नल रेट है, और एस एवरेज इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। सो आर इज कॉल्ड द सिग्नल, दैट इज द बॉड रेट, कि हम कितने डेटा को कितने सिग्नल में भेज सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम एक डेटा को 2 सिग्नल के जरिए भेज रहे हैं, दैट इज आवर बॉड रेट इज 1/2। तो थोड़ा अच्छा से समझते हैं सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डेटा एलिमेंट। यहाँ पे देखिए एक डेटा को एक सिग्नल एलिमेंट के जरिए भेजा जा रहा है, एक सिग्नल एलिमेंट को एक डेटा एलिमेंट के जरिए भेजा जा रहा है। डेटा रेट डिफाइंस नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड, एंड डेटा रेट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द बिट रेट। हम लोग जो बिट रेट कहते हैं, डेटा रेट कहते हैं, वो बेसिकली एक बिट रेट। और सिग्नल रेट इज नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में हम कितने सिग्नल को भेज सकते हैं। दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट और बॉड रेट। इसको 3 नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम एक डेटा को एक सिग्नल के ऊपर बैठा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि अगर हर आदमी पहले के जमाने में हर आदमी घोड़े पे जाता था, तो सिग्नल समझ लीजिए वो कैरियर है और डेटा समझ लीजिए वो इंसान है जो उस कैरियर पर बैठ के जाता है। तो अगर एक घोड़े पे एक इंसान बैठा हुआ है, दैट इज 1:1 के हिसाब से। सो हम लोग इफेक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं वोल्टेजेस का। लेकिन यहाँ पे देखिए 1:2, मतलब एक डेटा जो है वो 2 सिग्नल के ऊपर बैठ के जा रहा है, 2 सिग्नल इंफॉर्मेशन के ऊपर बैठ के जा रहा है, सिग्नल एलिमेंट्स के ऊपर बैठ के जा रहा है। सो 1 डेटा एलिमेंट बट वी आर हैविंग 2 सिग्नल एलिमेंट्स। In this case, we are having 2 data elements but 1 signal elements. So here R is 2, यहाँ R बढ़ गया, यहाँ R 1/2।
यही चीज हम वहां पे दिखा रहे थे द प्रीवियस स्लाइड कि वो 1/2 था। दैट इज वी आर पुशिंग टू वन सिग्नल डेटा एलिमेंट इन 2 सिग्नल एलिमेंट्स। अगर हम 4 डेटा एलिमेंट्स को एक सिग्नल 3 सिग्नल एलिमेंट भेजेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। दैट इज 4:3। सो baud rate decides the required bandwidth of the digital signal, क्योंकि यही सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज तय करता है कितना सिग्नल एलिमेंट्स हमें चाहिए डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। तो अगर हम बैंडविड्थ का बात करते हैं कि कुछ हद तक सेंडर एक तो मीडियम का बैंडविड्थ अपना जो होता है सपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी रेंज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया कितना स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करता है। दूसरा कि हम भेजते किस तरह से हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने इंफॉर्मेशन को कितने सिग्नल चेंजेस के आधार पर भेज रहे हैं। सो ये बॉड रेट ही है जो डिसाइड करता है। मान लेते हैं मीडिया एक फिक्स्ड है तो डिसाइड कौन करेगा कि हम किस तरह से एनकोडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द बॉड रेट, कितने बैंडविड्थ को हम क्रिएट अवेल कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? आवर गोल इज टू इंक्रीज द डेटा रेट एंड डिक्रीज द सिग्नल रेट, क्योंकि अगर डेटा रेट को बढ़ाएंगे तो हमारा ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ेगा। जो हम लोग स्पीड खोजते हैं इंटरनेट में वो स्पीड हमारा बढ़ेगा। और सिग्नल रेट या फिर कम्युनिकेशन और डिक्रीज द सिग्नल रेट, अगर सिग्नल रेट को घटाते हैं मतलब नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ सिग्नल हमें कम चाहिए। जितना चेंजेस ऑफ सिग्नल हमें कम चाहिए होगा उतना सिग्नल एलिमेंट्स जो है वो चेंजेस अगर कम चाहिए होगा मतलब हम अपना फ्रीक्वेंसी नीड को घटा रहे हैं। तो ये दोनों जो सिचुएशन है ये विन विन सिचुएशन है। इसी को एक बैलेंस पाने के लिए हम लोग एनकोडिंग स्कीम में जाते हैं कि कितने सिग्नल डेटा एलिमेंट्स कितने सिग्नल एलिमेंट्स में हम इंपोज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड अबाउट द मैनचेस्टर एनकोडिंग। साथ में वो 3 चैलेंजेस भी जो है डीसी कंपोनेंट्स, बेसबैंड वंडरिंग और सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि एक बार सिग्नल अगर चला गया तो उसको रिकवर करना अगर वो गलत है उसमें इंफॉर्मेशन मिसलीड हो सकता है तो उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिजिकल ये कुछ भी नहीं कर सकता है। So this was all about Manchester encoder and decoder। 10 Mbps डेटा पे ये काम करता है। अब आते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। So पहला है हमारा that we have is the physical layer support that is given or described by the 802 standard। क्या क्या है? 10/5। ये 10 बताता है कि कितना स्पीड में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। बेस बताता है कि किस टाइप ऑफ सिग्नल होगा। हम इस पर अगले क्लास में बात करेंगे कि बेस बैंड क्या है एंड ब्रॉडबैंड क्या है। इसमें हम बहुत अच्छे से थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो और कुछ एग्जांपल्स भी होगा तो इसमें हम लोग बात करेंगे। और ये 5 बताता है कि कितने डिस्टेंस तक ये सिग्नल कवरेज देगा, मतलब किस तरह का केबल यूज होगा और ये सिग्नल कितने डिस्टेंस तक जाएगा। तो इसमें एक थिक इथरनेट होता है, एक मोटा सा कोएक्सियल केबल होता है जिसमें हम लोग पंचिंग करते हैं और उसमें ट्रांसीवर्स लगा हुआ होता है। तो ये थिक इथरनेट में ये वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब कोई एक ही सिग्नल एक बार में रह सकता है, या तो इसका होगा या फिर इसका या फिर इसका या फिर इसका, कोई एक ही रहेगा वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो ट्रांसीवर और ट्रांसीवर केबल जो है ये 2 वे होता है और इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 500 मीटर का हम ले सकते हैं थिक कोएक्सियल केबल। इसके बाद एटेन्यूएशन स्टार्ट हो जाता है और इसका जो है वो 50 मीटर का हम ले सकते हैं। अब है कि इसमें 2 बात आता है कि जब मोर देन वन स्टेशन आर ट्राइंग टू एक्सेस द मीडिया देयर इज अ प्रोबेबल ऑफ कोलिजन। हम भी बोल रहे हैं तुम भी बोल रहे हो, अभी जैसे हम बोल रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो, देयर इज नो कोलिजन, इट इज कंप्लीट कम्युनिकेशन। लेकिन अगर उधर से भी कोई माइक ऑन करके कुछ सराउंडिंग का नॉइज आएगा सो कम्युनिकेशन में नॉइज बढ़ता चला जाएगा। एक जैम ऐसा लगेगा कि कुछ बात हो ही नहीं पा रही। तो अगर ये भी बात कर रहा है और ये भी बात कर रहा है तो दोनों का सिग्नल जो है दोनों एक साथ इस मीडिया में आ नहीं सकता। दोनों का सिग्नल जो एक दूसरे से कोलाइड करेगा, कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन जो ट्रांसीवर केबल जो है इसमें ये 2 वे होता है, मतलब आप सुन भी सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, दोनों तरफ से आवाजाही का इसमें पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन ये जो कोएक्सियल केबल है दिस इज नॉट 2 वे, इट इज 1 वे एंड कॉलिजन हैपेंस इन दिस केबल। यहाँ पे कॉलिजन होता है एंड ये सारा ट्रांसीवर जो है ये इट इज कनेक्टेड थ्रू टैब्स। ऑल दिस टैब्स आर पंच टैब की हम लोग बात की कि टैब्स को हम लोग पंच करते हैं केबल के अंदर, केबल को उसको उसका जो कवरिंग है उसको हटाते हैं, वहाँ पे टैब कनेक्टर
लगाते हैं, उस टैप से ट्रांसीवर निकलता है, केबल निकलता है। नेक्स्ट इज 10 10 इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें 10 Mbps, अगेन इट इज बेसबैंड सिग्नल एंड 185 मीटर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यस, सो इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि ये जो केबल है ये थोड़ा चीपर केबल है, इसको चीपर नेट भी कहा जाता है, थिनर नेट भी कहा जाता है। वो मोटा था, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता था जो पहला जो केबल, लेकिन पहला केबल वही एस्टेब्लिश हुआ। पहला लैन जो है वो वही वायर्ड लैन जो है उसी केबल से बनाया गया था, और इसको आई थिंक इट वाज आईबीएम किया था, देख लेना। सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड, पहला वही था। दूसरा कि इसमें जो स्टेशंस है वो टैप से कनेक्टेड नहीं होता। डिफरेंस क्या है, इसमें एक टी कनेक्टर्स यूज होते हैं, तो ये थोड़ा चीपर है, केबल पतला हो गया, टी कनेक्टर से यूज होता है, स्पीड हमको वही मिल रहा है, बेस बैंड, लेकिन इसका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा घट गया, ये लेंथ घट के 185 तक आ गया है। कॉलिजन अब जो है ये पतले वाले केबल में कॉलिजन इसमें भी हो रहा है, क्योंकि इसमें ये लोग कनेक्टेड है, सेम मीडिया को शेयर कर रहे हैं, तो कॉलिजन इसमें हो रहा है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा एटेन्यूएशन होता है, दैट इज सिग्नल लॉस इसमें बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज 10 इम्प्लीमेंटेशन। तो टी के जरिए कोई भी हम नोट को इस केबल के जरिए करा सकते हैं, और दिस केबल इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन रन थ्रू एनी कॉर्नर्स ऑफ द लैन सेटअप। दूसरा है 10 बेस टी इम्प्लीमेंटेशन। सो इट इज ऑफ 10 Mbps एंड बेस बैंड, एंड टी स्टैंड्स फॉर। तो ये जो है ये टी बेस, इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया। वहां पे था जो कॉलिजन था वो केबल में हो रहा था, यहाँ पे RJ45 केबल के जरिए हम लोग एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किए जो कि एक तरह का रिपीटर है। इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे कि वायर्ड में 3 तरह का डिवाइस लैन के सेटअप में यूज होता है। एक होता है आपका रूटर, दूसरा होता है रूटर तो नहीं, रूटर कम, लेकिन स्विच, हब एंड ब्रिज, ये 3 डिवाइस बहुत ज्यादा मायने रखता है वाइल गोइंग सेटअप फॉर ए लैन। अगर आप घर में ही एक छोटा सा अगर एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो आप किस तरह का लैन प्रेफर कीजिए, किस तरह केबलिंग प्रेफर कीजिए, ये सारा फैक्टर्स में लेकर इस 10 बेस टी में क्या किए कि ये टी कनेक्टर्स, ये जो है ट्विस्टेड पेयर के लिए वो टी को यूज किया गया है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स को वो यूज किए जो RJ45 से कनेक्ट होता है, और इसको एक हब के साथ जोड़ दिया। अब जो है वो जो कॉलिजन है, सारा जो इंफॉर्मेशन है वो एक कॉमन हब से, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। अब सबका जो कॉलिजन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है इज थ्रू हब। अब अगर ये सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है तो ये इसको भी सुनाई देगा, ये इसको भी सुनाई देगा। अब जो कॉलिजन है, टकराव है, सिग्नल का जो टकराव है वो हब में होना शुरू हो जाता है। दैट इज अगर दो कंप्यूटर अगर एक साथ बात कर रहा है तो यहाँ पे हब में ये टकराएगा, बिकॉज हब जो है वो सिग्नल को पोर्ट टू पोर्ट वो बाइफरकेट नहीं कर पाता है। सो अगेन द कॉलिजन हैपेंस इन द हब रीजन। कॉस्ट हमारा कम हो जाता है, क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी पे है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम यूज करते हैं, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन इसमें कॉलिजन फैक्टर अभी भी है। फाइनली वी हैव 10 बेस एफ, दैट इज फाइबर ऑप्टिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें डेडिकेटेड फाइबर से, इनकमिंग एंड आउटगोइंग फाइबर से, और ये भी बेस बैंड पे हम लोग काम करते हैं। और इसके लिए भी एक फाइबर ऑप्टिक का जो हब आता है, डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक हब आता है, उसके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द सिस्टम्स आल्सो मस्ट हैव द इनपुट आउटपुट पोर्ट enabled फॉर द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ भी कॉलिजन चूंकि यह हब के ऊपर आ रहा है, सारा इंफॉर्मेशन हब से ही एक्सचेंज हो रहा है, so again the collision happens in the hub section. so ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत दिन तक चला, 802.3 जो है बहुत दिन तक चला, 2 और 3। उसके बाद इसको चेंज किया गया, क्योंकि कॉलिजन जो है 2-3 चैलेंज इसमें आ रहा था। पहला कि इसमें ज्यादा Mbps का बैंडविड्थ हमको सपोर्ट ज्यादा मिल नहीं रहा, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या था कि इसमें कॉलिजन बहुत ज्यादा हो रहा। तीसरा क्या था कि हमारे पास अच्छे डिवाइस नहीं है कि हम लोग इस सिस्टम को, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स के कारण बैंडविड्थ, हम लोग इस लैन को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा सिस्टम्स प्लग इन करेंगे ज्यादा कॉलिजन होगा, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं। एंड फॉर दैट दे चेंज द स्टैंडर्ड्स।
So 10 Mbps standard has gone through several changes before moving to the higher data rates. These changes actually open to the road of evolution of Ethernet. तो ये बहुत बड़ा चेंज है, आज की डेट में भी ये चेंज इम्प्लीमेंटेड है। कहीं भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में या एमएनसीज या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, आप इन सारे चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो 2-3 चेंज किए। वो जो केबलिंग यूज हो रहा था वो सारा वन वे केबलिंग था, फुल डुप्लेक्स इथरनेट नहीं था। दूसरा क्या था कि वो हब, वो जो डिवाइस है, केबल के कारण वो कॉलिजन, दो जगह मेन बात है बैंडविड्थ और दूसरा बात है कॉलिजन। तो केबल में कॉलिजन हो रहा था, अगर केबल को बदल के हम हब डाल रहे थे तो हब में कॉलिजन हो रहा था। तो वो दो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए डिवाइस जो लैन के सेटअप में काम आता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज, अनदर इज स्विच। सो दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग ए सर्किट, ब्रिजिंग ए नेटवर्क, एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्विचिंग द कनेक्शंस। ये तीन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए और ड्रास्टिकली इथरनेट का जो स्पीड है वो बढ़ गया विद सेम केबलिंग। उसी केबलिंग के जरिए जो हमारा जो स्टैंडर्ड केबलिंग था उसमें स्पीड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ सपोर्ट ऊपर गया, साथ में कॉलिजन घट गया और साथ में टू वे कम्युनिकेशन हमको मिल गया। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो आज की डेट में भी इम्प्लीमेंटेड है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो टाइम इज ओवर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे